हमारी क्लासेस जो है वो डेवलपमेंट की वो चल रही है और यहाँ मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ मैं लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा इच्छा ये है कि आप इसको समझ लें, डेवलपमेंट को समझ लें कि डेवलपमेंट क्या है। और यहाँ पे डेवलपमेंट में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हम कैसे जो है अंतर करेंगे डेवलपमेंट के सिचुएशन में कि अलग अलग कंट्रीज में या राज्य में क्या फ़र्क है। अब हम लोग जानते हैं कंट्री और राज्य में क्या फ़र्क है, स्टेट और कंट्री में क्या फ़र्क है ना। तो देखिए, कोई भी जैसे भारत, इंडिया इज ए स्टेट, ठीक है ना। मैं ये बोलूँगा तो हो सकता है टेंथ के कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लगे क्योंकि उन वो इससे फैमिलियर नहीं है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ जाएंगे कि इंडिया इज ए स्टेट। अब बोलेंगे भैया बिहार इज ए स्टेट, बिहार स्टेट है, इंडिया तो कंट्री है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि स्टेट की एक खास डिफिनेशन होती है। उस डिफिनेशन में जिसमें कि उसका बाउंड्री फिक्स हो, उसकी पॉपुलेशन फिक्स हो, वहाँ किसी का प्रॉपर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन हो जो वहाँ रूल करती हो और रूल करने के तरीके हों, तो उसको हम स्टेट बोलेंगे। तो उस लिहाज से इंडिया इज स्टेट ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंट्री और स्टेट बोला गया तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ सम कम some countries are generally called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question, ठीक है ना। एक बार हम पहले और चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि कई कंट्रीज बोली जाती है कि डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना। कई जो कंट्री है वो बोली जाती है कि वो डेवलप्ड है, और कई कंट्री जो है वो बोली जाती है कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो भाई इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है जो कि हम जानते हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है ना। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड है। यूरोप में और यूएसए और कनाडा को हम लोग देख ले तो वो डेवलप्ड कंट्री है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है और कुछ अंडर डेवलप्ड है। तो उसका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है। तो मैं आप ही लोग के शब्द में जो है आगे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये लंबा चौड़ा बोल बच्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। और बाकी मैं इसका जो है मूल जो भाव है वो भी बता दूंगा। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents, and interest. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So, how do we compare students? The criteria we may use depends on the purpose of comparison. अब देखिए यहाँ पर मैं इसका मूल भावना बता देता हूँ कि क्या होता है कि आप अपने क्लास में आप स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे। हो सकता है कि जो बच्चा जो है वो बहुत पढ़ने में तेज हो, वो दोस्ती में फिसड्डी हो, यानी कि उसके दोस्त बहुत कम हो या दोस्त बनाता नहीं हो। या हो सकता है कि चुपचाप गुमसुम रहता हो और अपने धुन में लगा रहता हो। या हो सकता है कि टीचर के बहुत ज़्यादा वो क्लोज हो। या हो सकता है कि जो बच्चा सबसे हेल्दी हो, यानी कि जो फाइट में आगे हो या उछल कूद में जो आगे हो सकता है वो पढ़ने में होशियार ना हो। तो ये कंपैरिजन ही गलत है। हम ये देखते हैं कि हम कंपैरिजन किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कि क्या हमें पिकनिक के लिए कोई एक टीम चुननी है। अगर हम पिकनिक के लिए एक टीम चुनेंगे और हमारे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और उसमें उसमें से हमें 20 सेलेक्ट करना है पिकनिक में, तो हम किन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसके ऊपर अपना माथा लगाइए। वैसे मैं बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा, क्लासरूम में बताऊंगा। यहाँ छूट जाएगा तो क्लासरूम में पक्का बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन करते रहना, कुछ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन, उसके आंसर दूंगा। मैं सारे कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for the all round progress of children in the class, how shall we do it? अगर जो है पूरे क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस जानना हुआ है ना, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो हम लोग कैसे उसको जानेंगे कि भाई पूरी क्लास का परफॉर्मेंस, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका। तो हम लोग देखते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा चरित्र को उठाएंगे किसी पर्सन को और उसको फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्लासरूम में अगर हमें कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे।
भाई बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसी का हाइट कितना है ना। बॉडी मास इंडेक्स को पहले देखते हैं कि किसी का बीएमआई कितना है ना, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, उसमें वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि आसपास उसमें घुलने की क्षमता कितनी है, यानी कि अपने साथियों से वो कितना जल्दी घुल मिल जाता है, उसके लिए भी एक मार्क्स रख लेते हैं। अपने होमवर्क कितना करके लाता है, असाइनमेंट करता है तो कैसे करता है, क्या वो चीटिंग करके करता है या फिर किसी अपने साथी से बनवाता है। ये बहुत सारे क्राइटेरिया से हम जो है अपने वो जान सकते हैं कि कौन बच्चा जो है वो अच्छा है। पढ़ाई के अलावा सिर्फ ओनली स्टडी से किसी को कंपेयर करना सही भी नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। भाई ये विकास के लिए भी बिल्कुल एकदम सच है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब किसी भी देश के लिए जो है, किसी भी देश के लिए विकास का मतलब है कि भाई उसका जो है सबसे मेन है कि वो कितनी उस देश की इनकम है, ठीक है ना, इनकम कितनी है। अब यहीं पे सारा पेज फंसता है, मैं आगे बताऊंगा वो क्या पेज फंसता है। सो कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। जिन कंपनियों की इनकम ज़्यादा होती है, हायर इनकम होती है, उनको ज़्यादा विकसित कहा जाता है, ठीक है ना। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड्स, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर उसको ज़्यादा किसी के पास पैसे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को वो खरीद सकता है जो एक इंसान जो है वो चाहता है। Whatever people's like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal। भाई एक तरह से महत्वपूर्ण लक्ष्य है ज़्यादा इनकम होना, लेकिन मैं कहूँगा कि एक ही लक्ष्य नहीं है कि ज़्यादा इनकम हो, है ना। इनकम के अलावा बाकी और चीज़ें बहुत महत्व रखती है। हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं अपनी इसी क्लास में, तो उसको भी देख लें। जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, इस सब का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब देखना है कि इनकम ऑफ ए कंट्री क्या होती है। भाई एक कंट्री की इनकम क्या होती है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अब क्या है, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की जो अगर पूरी कमाई है, वो उसकी पूरी जो है पॉपुलेशन की कमाई जो है वो हम मान के चलेंगे एक बार, और इस हिसाब से कई सारे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। मैं एक चीज़ एग्जांपल बताता हूँ कि एक समय ऐसा हुआ था अभी पिछले साल में कि भारत जो है भारत की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की टॉप 10 में तो आ ही गई थी, टॉप 7 में भी आ गई थी। फ्रांस से ऊपर हो गई थी भारत की इकोनॉमी। भारत की जो जीडीपी और बाकी चीज़ें थी वो बढ़ गई थी किससे, तो फ्रांस से। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रांस भारत से गरीब देश हो गया और जो भारत है वो अमीर देश हो गया। भारत जो है वो, चलिए ठीक है, भारत जो है वो ज़्यादा उसके पास जो है अमीरी हो गई फ्रांस की अपेक्षा। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, यानी एक आदमी के ऊपर जो उसकी कमाई होती है वो कैसे होती है, पूरे देश की जो इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, यानी एक सर के ऊपर में कितनी कमाई हुई, तो उस हिसाब से भारत जो है वो काफ़ी पीछे हो गया था। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में। हम लोग आगे इन सब चीज़ों को देखते चलेंगे और पूछते भी चलना। However, the comparison between countries' total income is not such an useful measures, है ना। मैंने पहले ही बता दिया एक यूजफुल मेजर नहीं है भाई। फ्रांस में अगर कम पैसे भी हैं लेकिन उसकी पॉपुलेशन कम है तो वो ज़्यादा समृद्ध है, और हमारे यहाँ अगर ज़्यादा इनकम भी है अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो हम पीछे हैं। तो ये कंपेयर का कोई तरीका नहीं हुआ। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, ठीक है ना। एवरेज इनकम बहुत मायने रखती है। एवरेज कैसे निकालते हैं पता ही होगा, पूरी कंट्री की इनकम देख के ऊपर में हम डिवाइड कर देंगे। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन ए डिफरेंट कंट्रीज। क्या एक कंट्री का जो रहन सहन है वो दूसरे कंट्री की अपेक्षा जो है अलग है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। मैंने बता दिया है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, है ना। एवरेज इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे कि भारत के पर कैपिटा इनकम कितनी है अभी रिसेंट में, कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताना और मैं बताऊंगा, पूछना जरूर, है ना।
अगर लेटेस्ट डेटा मुझे याद नहीं होगा तो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है ना। हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन पूछना जरूर, क्यूरोसिटी होनी चाहिए। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, ठीक है ना। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो रिपोर्ट देता है, और जिसमें कि कंट्रीज़ को उसके पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। वही निकालते हैं बाद में कि कौन डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। और एक जानकारी और मैं दे दूं कि वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड वार के जस्ट बाद बना था। कहाँ बना था? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, तो वहीं पे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों बने थे। काम क्या था? युद्ध के बाद जो परिस्थितियां हुई थी, यानी कि सभी देश पिछड़ गए थे, तो वैसे कंडीशन में सबको लोन देके और सबको खड़ा करना, वापस से खड़ा करना। दूसरा, दुनिया को ऐसे इकोनॉमिक सूत्र में पिरोना, ऐसे इकोनॉमिक सूत्र में बांधना ताकि फिर आगे युद्ध ना हो, ठीक है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,616, 12,616 per annum and above in 2012 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 1035 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, है ना। तो क्या हो गया कि 2012 का डेटा है, 2012 के अकॉर्डिंग जिन देशों में 12,616 डॉलर पर हेड इनकम हो साल का, तो उसको बोलेंगे रिच कंट्री यानी अमीर कंट्री। और 1,035 रुपये से कम यूएस डॉलर अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम है, यानी एक आदमी की इनकम है, तो उसको बोलेंगे लो इनकम कंपनी। अब डॉलर जो है उसका भाव अभी चल रहा है, $1 बराबर जो चल रहा है वो चल रहा है 70 रुपये के करीब, है ना। तो हम लोग देख लेंगे 12,616 को 70 से गुना कर देंगे, तो भाई इतना जो है साल में अगर कमाई है, तो भाई आप अमीर हैं, अमीर देश के वासी हैं। और 1,035 को 70 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर उतना नहीं इनकम है तो हम लोग क्या है, गरीब देश के हैं, ठीक है ना, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री के हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 वाज जस्ट यूएस डॉलर 1530 पर एनम, ठीक है ना। हमारा देश जो है वो यूएस डॉलर 1530 डॉलर पर एनम कमाता है साल में। 1530 यूएस डॉलर हमारे यहाँ एवरेज इनकम है। तो हम लोग जो है लो मिडल इनकम कंट्रीज में गिने जाते हैं। हमारा कैसा कंट्री है? तो लो मिडल इनकम कंट्रीज, ठीक है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज है रिच कंट्रीज है ना, जिसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मिडिल ईस्ट का कुछ कंट्री को, है ना, तो जनरली वो है ना, जनरली जो और जो कंट्रीज है वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। मिडिल ईस्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, युद्ध वगैरह ज़्यादा चलते हैं उधर भी। हम उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, इकोनॉमी में ही रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं एवरेज इनकम, ठीक है ना। एवरेज इनकम, वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे आल्सो हाई डिस्पैरिटीज। ऐसे तो एवरेज जो है वो जो है मतलब काफ़ी जो है काम की चीज़ें हैं, लेकिन कई बार जो ये जो है ना मतलब भिन्नताओं को छुपा लेती है, और कई सारे डेटा जो है ना एवरेज के वो सही नहीं हो पाते। मैं क्लासरूम में आऊँगा तो एक पंडित जी की कहानी जरूर बताऊँगा। जैसे एक पंडित जी थे, मैं यहीं बता देता हूँ। एक पंडित जी थे, तो वो उनको बहुत अच्छी मैथमेटिक्स की जानकारी थी, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स की जानकारी थी। तो उन्होंने मैथमेटिक्स की जानकारी से अपने परिवार की एवरेज हाइट निकाली जो 4 फीट से ऊपर होती थी। तो उन्होंने फिर बगल के गांव में जो नदी के पार पड़ता था भोज खाने का निर्णय किया, और ये देखा कि नदी की जो एवरेज जो गहराई है वो 4 फीट से कम थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग पैदल ही नदी पार कर जाएंगे। और उस दिन पंडित जी के पूरा जो फैमिली था उसने जल समाधि ले ली थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज का ज्ञान हमें हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है। एवरेज का ज्ञान बहुत जगह पे तो ठीक है, लेकिन हर जगह पे ज्ञान नहीं लगाना है। तो यहाँ पर भी हम उस इकोनॉमी में भी उसी टर्म को देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी यूज एज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स ईच। हम लोग जो है ना दो कंट्री को ले रहे हैं, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। और सुविधा के लिए हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही कंट्रीज में जो सिटीजन्स है या नागरिकों की संख्या कितनी है, तो 5 और 5 है। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। अब जो डेटा यहाँ दिया गया है
इससे हमें जानना है कि एवरेज इनकम जो है दो कंट्रीज की कितनी है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 2012 इन रुपीज। अब 2012 में जो इनकी मंथली इनकम थी पाँच ए और बी की, वो रुपीज में दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें निकालना है कि भाई एवरेज कितना हो गया, और ये बताना है कि किस कंपनी में, जैसे किस कंट्री में लोगों की एवरेज इनकम ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे अब इसको निकालना, ठीक है ना, इसको देखना। यू विल बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज। अब क्या कि दोनों कंट्रीज में रहने पर आप क्या इक्वल रूप से खुश होंगे। आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों एक समान जो है वो डेवलप्ड है। जैसे इनका एवरेज अगर निकालें तो दोनों का शायद में भी समान हो, लेकिन दोनों में क्या इक्वलिटी समान है, उसको देखना है यहाँ पर, है ना, डेटा को। परहैप्स सम ऑफ अस लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर एश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, ठीक है ना। अब क्या है, ये सिटीजन है ना, ये जो है हमारा एक सिटीजन एक है, ये दूसरा सिटीजन है, तीसरा सिटीजन है, चौथा सिटीजन है, पांचवा सिटीजन है। तो पहला सिटीजन जो है वह महीने में 9,500 रुपये कमाता है कंट्री ए में, और कंट्री बी में मात्र 500 रुपये कमाता है। सिटीजन टू जो है वो 10,500 रुपये कमाता है, और कंट्री बी में मात्र 500 रुपये कमाता है। और तीसरा सिटीजन जो है वो कमाता है 9,800 रुपये, लेकिन वही कंट्री बी में तीसरा नंबर का सिटीजन मात्र 500 रुपये कमाता है। चौथा सिटीजन जो है वो 10,000 रुपये कमाता है, और कंट्री बी का चौथा जो है वो मात्र 500 रुपये कमाता है। अब कंट्री ए का पांचवा जो है 10,200 रुपये कमाता है, और कंट्री बी का जो है पांचवा फिफ्थ सिटीजन जो है 48,000 कमाता है। तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जो एवरेज इनकम है, ठीक है ना, जो हर उसका वो असमान वितरित है। यानी किसी के पास तो बहुत है और किसी के पास बिल्कुल भी बहुत कम है। हमारे देश की कमोबेश यही समस्या है। तो हम लोग क्या है, कंट्री बी के सिटीजन बनना पसंद करेंगे। कैवें सिटीजन, पांचवें सिटीजन, क्यों? क्योंकि वो 48,000 के करीब करीब उसकी कमाई है, तो ये बहुत अच्छी कमाई है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। But if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A. लेकिन अगर किसी कारण लॉटरी सिस्टम हो कि लॉटरी सिस्टम से ये जाना जाए कि हमें किस देश में रहना हो, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हमें कंट्री ए मिले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें भाई कुछ भी हो, एक अच्छी इनकम जो है कितने भी सिटीजन है उसमें एक अच्छी इनकम तो मिल ही जाएगी। इवन दाउ बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, जबकि दोनों ही देशों में एवरेज इनकम आइडेंटिकल है, लेकिन हम क्या देखेंगे, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वितरण धन का। इन दिस कंट्री पीपुल आर नाइदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर, है ना। तो अब क्या है, जो कंट्री ए में हम देखेंगे कि जो कोई न ज़्यादा गरीब है और ना ही कोई मतलब कि एकदम गरीब नहीं है, कोई एक्सट्रीमली पुअर नहीं है और एक्सट्रीमली रिच नहीं है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट रीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच। अब कंट्री बी में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और एक जो है वो बहुत अमीर है। हेंस वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल। अब मैंने क्या बताया कि एवरेज इनकम जो है उससे हमें एक रफ डाटा तो मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ का है वो कैसे जो है मतलब सही तरीके से है। अब हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया पिक्चर को देख लेते हैं कि कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, ठीक है ना। कंट्री जो है जिसमें कोई रिच नहीं और कोई पुअर नहीं, तो उसमें क्या है कि सब लोगों को जो है, जैसे कि चार कुर्सी है और उस पर पांच आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबली आराम से बैठे हुए हैं, और ये बोल रहे हैं वी मेड दिस चेयर एंड वी यूज देम, है ना, कि हमने इस कुर्सी को बनाया और हम आराम से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मेनली कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। बस लेकिन कम्युनिज्म की तरफ नहीं जाना, पहले विचारधारा में और धरातल में जो चीज़ उतरती है उसमें काफ़ी का फ़र्क हो जाता है। हम लोग क्लास में देखेंगे उसको। कंट्री विथ रिच एंड पुअर, ठीक है ना। अब एक कंट्री है जिसमें कि रिच भी है और पुअर भी हैं, तो यहाँ पर क्या है, चार कुर्सी पे तो एक आदमी अकेला टांग पसारे है, ठीक है ना। बाकी दो कुर्सियों पे कैसे भी लोग सिमट के बैठे हुए हैं। तो ये एक जो है कंडीशन। वे मेड द चेयर्स एंड द टुक देम एंड ही टुक देम, कि हमने कुर्सी को बनाया और वो उसको ले गए। हमारे देश में भी कमोबेश वही है कि जो मजदूर है
उसको मतलब कि बोझ समझा जा रहा है, और कई लोग रश्क भी करते हैं मजदूरों से कि अरे भाई उनको तो बहुत कुछ मिलता है, मनरेगा है, ये है, वो है। लेकिन मैं बता दूं कि इस देश को ना मजदूरों ने ही बनाया है। बशर्ते वो चूंकि शिक्षित नहीं है और उनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो कई लोगों को उनसे चिढ़ भी होती है। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अब लेट्स वर्क दिस आउट, ठीक है ना। अब इसको वर्कआउट करना है, इसका भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, इसको मैं पढ़ के सुना दूंगा। गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस, करना है भैया, पक्का करना है इसको, है ना। गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। Question number 2. Why do you think average income is an important criteria for development? Explain. Question number 3. Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies? Question number 4. Suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this can be concluded that all sections of the economy have become better. इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। भाई दे देना आराम से, है ना, ये एकदम आराम से हो जाएगा, मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। फिर भी कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल नहीं शर्माना है, बिल्कुल खड़ाक से व्हाट्सअप कर देना है या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना है, फ़ोन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फ़ोन उठाता हूँ सारे ही। फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ लो इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स को देख के बताना है भाई। राइट ए पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है कि अपने से देखना है कि भाई भारत कैसे जो है डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, है ना, हम लोग देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को। when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equality important attributes. देखो लब्बो लुआब ये है कि एक इंसान जो है अच्छी इनकम के अलावा जो है वो क्या खोजता है, वो खोजता है आज़ादी, वो खोजता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, वो क्या सोचता है कि उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके साथ क्या है बराबरी का व्यवहार किया जाए। ठीक है, और एवरेज इनकम के अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके इंसानों के दिमाग में होती है। हम और भी चीज़ देखेंगे। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रो एन एग्जाम्पल टेबल 1.3 ये देखेंगे। गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2012-13. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be per capita income of the state. We find that of the three, Maharashtra has the higher per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Maharashtra earned rupees 1,07,670 rupees in 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only around 28,774. So if per capita income were to be used as the measure of development, Maharashtra will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to this. अब जैसे कि टेबल पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 3 स्टेट का डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे इस पे जाते हैं। इस डेटा को हम लोग देखें तो महाराष्ट्र जो है 1,07,670 रुपया साल में इसकी कमाई है, तो इसको हम लोग मोस्ट डेवलप्ड बोलेंगे, खूब डेवलप्ड स्टेट बोलेंगे। केरला जो है 88,527 रुपये कमाता है महीने का। और बिहार की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी के सर पे जो इनकम होती है वो है 28,774 रुपये, बस 28,774 रुपये। ये इकोनॉमिक सर्वे है 2013-14 का। हम लोग लेटेस्ट डेटा को भी देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब मैं बिल्कुल मंगा दूंगा, है ना, इसमें हिचकने की बात ही नहीं है ना। नहीं होगा तो मैं अपने लैपी में दिखा दूंगा भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग टेबल 1.4 को देखते हैं, ठीक है ना। सम कंपेरिजन डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, कुछ कंपेरिजन हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिव्स बर्थ 2012
इन्फेंट मतलब जो बच्चे जन्म लेते ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो उसका जो एवरेज निकाला जाता है 1,000 रुपये निकाला जाता है। तो महाराष्ट्र में 1,000 बच्चों के जन्म में 25 बच्चे जो है वो मर जाते हैं। केरला में 12 बच्चों की डेथ हो जाती है और बिहार में जो है वो 43 बच्चों की डेथ हो जाती है। अब हम लोग लिटरेसी रेट देखेंगे, यानी कि साक्षरता दर परसेंटेज वाइज देखेंगे। तो महाराष्ट्र में क्या है कि 2011 का डेटा है, ये 82% साक्षरता है। केरला में 94% साक्षरता है और बिहार में मात्र 62% ही साक्षरता है। अब हम लोग देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2009 और 10। 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनका अटेंडेंस रेशियो हम लोग देखें कि अटेंडेंस क्या है उनकी स्कूल में। तो महाराष्ट्र में 64% आते हैं, 100 में से 64 बच्चे स्कूल में 14 से 15 साल के प्रेजेंट रहते हैं। केरला में 78 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बिहार में क्या है, मात्र 35 बच्चे ही क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम लोग देखें, पी का मतलब हो गया प्रोविजनल सोर्स, जो है इकोनॉमिक सर्वे है 2013-14 का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 551। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना गहरा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस सीखने के लिए है, ठीक है ना। सीखने के ख्याल से हम लोग देखेंगे। बाकी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों ही करवा दूंगा। और नॉलेज पूरा रखो और पढ़ो स्पेसिफिक, नॉलेज खूब रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको नोटबुक में लिख के मत रखना, नहीं तो रिवीजन के समय में पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, पूरा कबाड़ हो जाएगा। पता चला कि इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते रह गए डेवलपमेंट में और 10th छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Explanation of some of the terms used in this table. Infant mortality rate or IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in a particular year. तो ये 100 नहीं, ये 1000 होना चाहिए, है ना। ये क्या है, ये मतलब कई बार थोड़ा सा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ना, कि यानी पर हज़ार पर जो होता है वो, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पे मिस्टेक है क्या है, मैं एक बार फिर से देख लूँगा। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेचर लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और एबव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर के बच्चे जो पढ़ना लिखना जानते हैं ना, उनसे हमारा लिटरेसी रेट ज्ञात होता है। ये यूपीएससी ने पूछा था एक बार, है ना, कि लिटरेसी रेट कैसे पता चलता है। तो उसको क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, उल्टा पुल्टा था, वो पता नहीं, लेकिन लबो लुआब ये था कि लिटरेसी रेट कैसे जानेंगे 5 साल। तो ये था कि 7 साल से एबव जो बच्चे जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसे लिटरेसी रेट निकाली जाती है ना। 7 साल से नीचे के बच्चे का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कभी क्वेश्चन होगा तो मैं क्लासरूम में ही करा दूंगा, है ना, हाई स्कूल में ही करा देंगे सर। आई Net attendance ratio is the total number of children of age 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या है कि सेम एज ग्रुप के जो 14 और 15 साल के बच्चे हैं जो स्कूल में जो सेम ले रहे हैं क्लास, उसके ऊपर है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डज दिस टेबल शो। ये टेबल क्या दिखाता है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but in Maharashtra the portion of child dying within 1 year of birth is 25, है ना। हमें बस हम लोग पीछे देख चुके हैं कि 1000 में से, है ना, वो मेरा सही था कि 1000 में से ही पता चलता है कि 1000 में जो है केरला में 12 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल के भीतर में जन्म के, और महाराष्ट्र में जो है वो 25 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल के भीतर, विच इज़ मोर देन डबल, ठीक है ना, जो कि लगभग बड़ा दोगुना है केरला से। तो अब यहाँ पर एक चीज़ शायद क्लियर हो रहा होगा कि महाराष्ट्र की इनकम तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं दिख रहा है मुझे, है ना। नहीं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा नहीं होती। खैर हम लोग आगे देखेंगे। ऑन द अदर हैंड the per capita income of Maharashtra is more than that of Kerala as shown in table 1.3। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की इनकम तो बहुत ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ क्लियर you are to your parents, think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday। अब क्या होता है, माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब वो माँ बाप बनते हैं, ठीक है ना। माँ बाप बनने में बहुत खुशी मिलती है। अब उस दर्द की तुलना करें जब किसी का बच्चा अपना 1 साल पूरा न कर पाए, 1 साल से पहले ही गुजर जाता है, तो कितनी तकलीफ माँ बाप की होती है। क्या हम उसको डेवलपमेंट के क्राइटेरिया से उसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर बच्चे ही हेल्दी नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो क्या मतलब उसका।
हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, कितना दर्द भरा होगा इन पेरेंट्स के लिए, इसको हम लोग देखेंगे। ये तो काफ़ी दर्द भरा है। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डेटा pertains. It is 2012. So we are not talking of old times. It is more than 75 years after independence when our metro towns are full of high-rise buildings and shopping malls. अब हम लोग कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ये है 2012 का डेटा, जब हमारे महानगर में मेट्रो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और जाहिर सी बात है बढ़िया हॉस्पिटल्स भी हैं। फिर भी हजार में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है। बहुत बहुत बड़ी, आज़ादी के 65 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी बच्चों की डेथ हो रही है। अब क्या दिक्कत है, मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे प्रॉपर खर्च ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, आप डिफेंस डील्स देखिए, भारत हर बार खूब सारे डिफेंस डील करता है, 5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए उसका खर्च हो जाता है सेना के ऊपर में। कभी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात होती है, कभी मिलिटेंट से लड़ने का फंड होता है। बट जो रियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ और एजुकेशन, इसके ऊपर में हमारी सरकारें सही खर्च नहीं करती। खैर, हम सही सरकार चुनते ही कहाँ है ना। मुझे चुन लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, है ना, मुझे जानकारी है पूरी। खैर, क्लास शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट end with infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around two-thirds of children aged 14-15 in Bihar are not attending schools beyond class 8. अब सिर्फ जो है इन्फेंट यानी छोटे बच्चों की मौत का ही मामला नहीं है। जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं बिहार के, उनमें आधे से ज़्यादा तो क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। क्लास 8वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। भाई बहुत बेकार बात है, पढ़ाई तो करनी चाहिए भाई। पढ़ाई तो जितना पढ़ सको उतना अच्छा है, नॉलेज के लिए तो पढ़ो। मैट्रिक की तो बेसिक एजुकेशन है, कम से कम मैट्रिक तो करना ही चाहिए। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, मोर देन टू-थर्ड्स ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अरे भाई बहुत बड़ी बात है ना। देखो क्या है ना कि अगर मतलब आप इस पढ़ रहे हैं, इसको सीधे लबो लुआब ये है कि अगर आप अभी इन किताबों को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो 50% से जो ज़्यादा बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं के बाद, उनमें से नहीं है। आप उन बच्चों में से हैं जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं, और जाहिर सी बात है बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे भाई, खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, नॉलेज तो जितनी हासिल की जाए उतनी कम है। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि भाई ज़्यादा तो कमाई है महाराष्ट्र की, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्रूशल एरिया जो है उसमें वो लैग कर रहा है केरला से। द रीजन इज मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब इसका क्या मतलब है कि जो पैसा हमारे जेब में है वो हमारे लिए सब कुछ नहीं खरीद सकता है जो हमारे जीवन में ज़रूरी है। ठीक है ना, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, दोनों ही बातें हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको भाई गहराई से सोच लेना। पैसा ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर आदमी पैसे और रिश्ते की बात हो वहाँ पर आदमी को क्या चुनना चाहिए? अच्छा रिश्ता। अच्छा रिश्ता होगा, सब कुछ ठीक है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are always able to use. ठीक है, for देखते हैं, for example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money also may also not be able to protect you from infections, diseases unless the whole of your community takes preventive steps. ठीक है ना। अभी क्या है कि हम पैसे अगर हमारे पास हैं, लेकिन पैसे से हम इन्वायरमेंट, हम एकदम साफ़ सुथरी हवा तो नहीं खरीद सकते हैं, पॉल्यूशन को तो नहीं जीरो कर सकते हैं। उसी तरह जो है हम देखते हैं कि हम पैसे से दवा तो खरीद सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो दवा मिलावटी भी तो हो सकती है। तो पैसा यहाँ पे आके फेल हो जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि
मनी जो है, पैसा जो है, हमें इन्फेक्शियस डिजीजेज से नहीं बचा सकता है। यानी जो अभी पेंडेमिक फैला हुआ है कोरोना, उससे पैसा हमें नहीं बचा पा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो सारे अमीर लोग जो मर रहे हैं वो ठीक हो गए रहते, ठीक है ना। तो भाई कोरोना माता ने तो कितने लोगों को लील लिया है ना। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, है ना, जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले। भाई बहुत गाड़ी बात है, इतना पहले बुक में लिख दिया गया है और आज उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is it to provide these goods and services collectively। ठीक है ना। सबको जो है, मतलब कुछ चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें, जिसमें गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, वो कलेक्टिवली देने की ज़रूरत है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। अब ये सोचना है कि हम पूरे मोहल्ले के लिए जो है, हमारे पास कुछ दो चार लोगों को अपॉइंट कर दें सुरक्षा के लिए, या हर घर के लिए गार्ड बैठा दें, वो कौन सा अच्छा रहेगा। भाई सोचो, भाई एकदम फ्री है, मतलब ओपन एंड है भाई। मैं अपनी बातें नहीं थोपूंगा, हर चीज़ पे मेरी बात नहीं चलेगी। अभी सोच के बताना कि कौन सा ठीक रहेगा, खुद ही सब लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचना। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? अगर भाई आपके अलावा पूरे विलेज में या पूरे लोकेलिटी में, मोहल्ले में, जहाँ भी रहते हो, आपके अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि पढ़ा जाए, क्या करोगे भाई। वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या इसके बाद पढ़ सकते हो भाई। तुम्हारे अलावा पूरे एरिया में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बुक्स अवेलेबल्स नहीं है, लोगों का ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे, तो क्या पढ़ पाओगे। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। और भाई पेरेंट्स भी नहीं इस बारे में तैयार कैपेबल हैं या ना इच्छुक हैं, और नहीं इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट स्कूल में या कोई बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन स्कूल्स एंड provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facilities। भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अभी क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी महिला, बच्चियाँ बच्चियाँ बोलेंगे ज़्यादा है, लड़कियाँ बहुत बड़ी मात्रा में इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर स्कूल्स में टॉयलेट नहीं होगा तो उस स्कूल में लड़कियां जाएंगी नहीं पढ़ने के लिए ना। टॉयलेट्स बढ़िया होने चाहिए, टॉयलेट साफ़ सुथरा होने चाहिए, उनके उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। गली मोहल्ले पे चार उचक्के नहीं बैठे होने चाहिए जो उनको आते चलते फिरते उन पे फप दिया कैसे। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए कैपेबल होने चाहिए। भाई कम बच्चे रखो, स्कूल भेज सकते हो, इसके बाद आराम से, ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं भेज पाओगे, सीधी सी बात है। चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं कि केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब केरला में क्या है ना कि बेसिक हेल्थ केयर भी है, यानी कि हर जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया से होता है, और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) functions well. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better। अब बहुत सारे जगह पर है ना जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भाई कोटा सिस्टम, अभी तो खूब चर्चा है उसकी। गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज, 1,000 रुपया मिलेगा। कई लोग रस खाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं मिलता। अरे नहीं, आप अगर कैपेबल हैं बिल्कुल मत लीजिए, जो गरीब हैं उनको लेने दीजिए, ठीक है ना। आप उनको समझा सकते हैं, थोड़ा सख्ती भी करनी चाहिए सरकार को कि भाई बच्चे पैदा करोगे तो ये सुविधा छीन लेंगे ज़्यादा, बस इतना हो गया, आज के बाद से एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो सुविधाएं नहीं देंगे। तुम चलो 4-5 बच्चे पैदा करो, अलग बात है। लेकिन मेनली लोगों को इसी बात की तकलीफ है कि भाई वो तो अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं और उनको सहूलियत भी मिल रही है, तो क्या उनको सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की नीतियों का फेल्योर है। तो हम लोग देखते हैं जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, यानी कि जन वितरण प्रणाली अच्छा वर्क कर रही है, वहाँ पर लोगों का जो है हेल्थ, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है और स्टेट्स की अपेक्षा में, ठीक है ना। तो क्या बिहार का जो जन वितरण प्रणाली अच्छा काम कर रहा है? भाई बहुत ख़राब हालत है, पैसा लेके लोग सामान देते हैं,
बहुत जगह अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मेनली तो यही है कि पैसा लेके लोग सामान देते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट, चलो भैया अपना खुद ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा ये चीज़, है ना, अपने खुद ही करना है इसको। ठीक है ना, इसको पूरा एक बार समग्र रूप से देख लो, किताबों में ये नहीं भी होगा तो जो किताब आएगी मैं उसी किताब से दोबारा करा दूंगा। ये तो बेसिक्स है जिसको देखना ही है, मैंने एनसीईआरटी को बेसिक्स बनाया है, जो भी किताब आएगी बहुत सस्ती उसको लेके चलेंगे। Look at data in table 1.3 and 1.4 in Maharashtra ahead of Bihar in literacy rate etc as it is in terms of per capita income। ठीक है, देख लेना है भाई, टेबल नीचे में दिया हुआ है उसको, 1.3 एंड 1.4 में जो दिया हुआ है। थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल वेयर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन, उसको भी देख लेना खुद ही। डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन amount of money spent by the government on these facilities, what other factors could be relevant। सबको गौर से खुले विचार से सबके उत्तर देने हैं, बाकी मैं सुधार कर दूंगा जहाँ पे जरूरत होगी। इन तमिलनाडु 75% of the people living in rural areas use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of rural peoples do so। where would people do better off and why। भाई कई लोग बोलते हैं कि जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपने घर में, हमारे घर में भी कई लोगों को ये राय होती है, तो हमें राय अपने जो बड़े बोलते हैं उनको देख के नहीं बनानी है, हमें खुद अपना दिमाग एकदम ओपन रखना है और तरीकों से जान के हमें इसके बारे में अपनी राय बनानी है। ठीक है ना। अब हम लोग एक्टिविटी 2 पढ़ाते हैं, एक्टिविटी 2 करा के फिर हम लोग इसको बंद करेंगे, फिर आगे भी पढ़ेंगे इसको। स्टडी टेबल 1.5 केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, फॉर दिस यू मे नीड टू मेक कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द टेबल, है ना। अब टेबल को देख लेते हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की बात है भाई, है ना। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि कितने लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशनल जो है वो हासिल किया है एजुकेशन को। तो लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, तो 52% मेल ने पढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और फीमेल का परसेंटेज क्या है, ओनली 19%, बस 19%। भाई कितना, लगभग एक तिहाई है फीमेल का एजुकेशन। लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 10 से 14 साल के बच्चे 68% पढ़ते हैं मेल के, और फीमेल के 39% पढ़ रही है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज 10 से 14 अटेंडिंग स्कूल, 10 से 14 साल के जो मेल बच्चे जो है जो स्कूल अटेंड करते हैं उनकी संख्या है 64%, और जो स्कूल अटेंड करती है फीमेल वो है 31%। अब इससे क्या पता चलता है भाई, भेदभाव तो है, महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत है, लेकिन हम लोग भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने जीवन से भेदभाव वाला शब्द ही निकाल के फेंक देंगे। किसी के साथ ऐसे भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, न जाति देख के, न धर्म देख के, न संप्रदाय देख के, न ही लिंग देख के कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि हम लोग तो हैं तो मनुष्य ही। पहला देखते हैं, द लिटरेसी रेट ऑफ एज ग्रुप इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज। भाई बता देना इसको, है ना, खुद ही बता देना इसको क्या है कैसे है, चाहे टेबल देखना सीख लो, इस टेबल को देख लेना है, बाकी है ना इस टेबल को भर देना है। अगर किताब में भी भर दोगे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऊपर का डेटा देख के नीचे में भरना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। अब हम लोग जो है एक्टिविटी 3 पढ़ाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3 पढ़ाते हैं। One way to find out if adults are undernourished is to be calculated what nutrition scientists call body mass index BMI। This is easy to calculate. Take the weight of the person in kg, then take the height in meters, divide the weight by a square of the height। If this figure is less than 18.5 then the person would be considered undernourished। ठीक है ना भाई, क्लास में हम सबको देख लेंगे कि भाई कितने लोग हैं जिनका बीएमआई सही नहीं है, कैसे निकालना है भाई, देख लो ये तरीके पता है। हाउएवर इफ द बीएमआई इज मोर देन 25 देन ए पर्सन इज ओवरवेट, अगर बीएमआई 25 से अधिक है तो पर्सन क्या है, ओवरवेट है, वो भी सही नहीं है। डू रिमेंबर दैट दिस चिल्ड्रन इज नॉट अप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रेन। ठीक है ना, तो ये जो वैसे बीएमआई जो है ना वो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके यहाँ उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है ना उसमें रेगुलर वे में परिवर्तन होता रहता है। कई बार बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, कई बार बच्चे घिट्टे घिट्टे से लगते हैं, एकाएक से बढ़ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है। खैर हम लोग एक बार देख लेंगे कई बार। लेट each student in a class find out the height and weight of 3 adults persons of different economic backgrounds such as construction workers, domestic servants, office workers, business persons etc।
अब क्या 3 लोगों को पकड़ना है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर और लेबर जो मिल जाते हैं, सो डोमेस्टिक जो नौकर हो, घरेलू नौकर उनको, और बिजनेस पर्सन है उनको, और सबका बीएमआई निकाल देना है। कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स एंड मेक ए कंबाइंड टेबल, कैलकुलेट देयर बीएमआई। कंबाइंड टेबल बना के बीएमआई कैलकुलेट कर देना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पीपल्स एंड हर हिज न्यूट्रिशन स्टेटस? अब क्या उनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, यानी जो काम करते हैं उसके अनुसार, और उनके बीएमआई में कुछ फर्क या कुछ समानता मालूम पड़ती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का बीएमआई जो है ना, वो 18.5 से कम आएगा, और बिजनेसमैन का जो है ना 20 से ऊपर आएगा। खैर, वो निकाल के देख लेंगे। कई सारे लोग खुद को फिट रखते हैं, तो उल्टा भी हो सकता है मामला। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators, such as the ones we have used in comparison of Kerala and Maharashtra, are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status, and per capita income. It would be interesting to look at criteria relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2014 by लबोलुआब। कुछ ये है कि आदमी, दो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है। एक होती है हेल्थ और एक होती है एजुकेशन। गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अपने आप में कंप्लीट चीज़ है। जैसे हेल्थ के को लेकर देखें तो भाई कोटा सिस्टम लेके आओ, है ना, पब्लिक को अवेयर करो, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो हम लोग इसके बारे में जो है ना डिटेल से थोड़ी क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कस करेंगे ज़रूरी नहीं उस सबको कॉपी में लिखे, है ना। कॉपी में जो लिखेंगे वो एग्जामिनेशन ख्याल से लिखेंगे, क्योंकि समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं टेबल 1.6, ठीक है ना। टेबल 1.6 जो है ब्रेक लेके देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है ना। टेबल 1.6 जो है वो ब्रेक लेके